इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। पीएच जो है, पीएच का हमें हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। हमारे बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिज्म, जितने भी केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं, ये एक पार्टिकुलर पीएच पे चल रहा है। अगर आप पीएच, बॉडी का पीएच बहुत ज्यादा एसिडिटी कर देंगे या बहुत ज्यादा बेसिक कर देंगे तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, जो केमिकल रिएक्शन है, वो सब क्या हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा या वो अच्छे से प्रोसीड नहीं करेगा, आपको अच्छा फील नहीं होगा। तो हमेशा याद रखिए, हमारे जिंदगी में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी है, चाहे वो फिश हो या एनिमल हो या ट्री हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके जिंदगी में पीएच का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। एक पार्टिकुलर ऑप्टिमल पीएच पे ही कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके मेटाबॉलिज्म फंक्शन करता है। सो आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव? यस, प्लांट्स हो या एनिमल हो, दोनों पीएच सेंसिटिव होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने गार्डन में एक प्लांट लगाया, आप जाइए बहुत ज्यादा उसके सॉइल को आप ये एसिडिक कर दीजिए, बहुत ज्यादा उस एसिड मिला दीजिए, तो वो प्लांट ग्रो ही नहीं करेगा, वो डाई हो जाएगा। क्योंकि ये इससे बताता है कि जो सॉइल का है पीएच है, वो एक लिमिट तक होना चाहिए जिसमें वो ऑप्टिमम ग्रो कर सकता है। अगर पीएच आप बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो आपको जो प्लांट है वो ग्रो नहीं करेगा। द पीएच ऑफ ह्यूमन बॉडी रेंजेस 7 to 7.8। जो ह्यूमन बॉडी का पीएच होता है, जिसमें ह्यूमन बॉडी का अच्छे से काम करता है, वो है 7 से लेकर 7.8 पीएच में। ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन नैरो पीएच। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है एक नैरो पीएच में ही सर्वाइव करता है, मतलब एक लिमिटेड पीएच में। अगर पीएच बहुत ज्यादा बढ़ा दीजिएगा तब भी वो सर्वाइव नहीं करेगा, पीएच बहुत ज्यादा कम कर दीजिएगा तब भी सर्वाइव नहीं करेगा। पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6, देन द रेन वाटर इज कॉल्ड एज एसिड रेन। अगर जो बारिश हो रही है, अगर वैसे तो बारिश एसिडिक ही होता है, अगर बारिश का पीएच 5.6 से कम हो जाए तो इसका मतलब है कि जो रेन हो रहा है उसे हम एसिड रेन कह सकते हैं। 5.6 से ज्यादा हो या 7 से कम हो, उधर पीएच हो तो उसे एसिड रेन नहीं कह सकते। तो हर रेन को एसिड रेन नहीं कह सकते। एसिड रेन तभी कह सकते हैं जब उसका पीएच 5.6 से कम हो। ठीक है। अब देखिए बारिश हो रही है, उसका पीएच है 4, तो वो एसिड रेन कहलाएगा। एसिड रेन जमीन पे गिरा, जमीन पे गिरने के बाद वो आपको नाले ओले से होते हुए नदी में जाता है, नदी में जाने के बाद तो जाहिर सी बात है वो एसिडिक है, एसिड रेन है, एसिडिक है। जब वो नदी में जाएगा तो उसका पीएच क्या करेगा, कम करेगा। मैंने इसका पहले बताया, हर चाहे वो फिश हो या कुछ भी हो, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म एक नैरो पीएच में ही सर्वाइव करता है। तो जैसे वो पानी जो एसिड रेन है, जब वो पानी रिवर्स में जाएगा तो उसके पीएच को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। जब पीएच डिक्रीज करेगा, जो उसमें मछलियां है वो सफोकेट करेंगी, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगी और अल्टीमेटली क्या होगा, सब मर जाएंगे। सो व्हेन एसिड फॉल्स ऑन सरफेस और लैंड, it flows to the river where the acid rain decreases the pH of river and make river acidic, which leads to death of aquatic life। aquatic life में आपको क्या क्या आ सकता है, फिश आ जाएगी, प्लांट्स, एनिमल्स एक्सेट्रा। ठीक है। एक्वेटिक लाइफ में जो भी पानी के अंदर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो गया, डेथ कर जाएगा। ये ऐसे याद करने के लिए जस्ट मतलब आपने वेनस प्लैनेट के बारे में सुना होगा ना, उसका जो एटमॉस्फेयर होता है ना, उसके एटमॉस्फेयर में सल्फ्यूरिक एसिड होता है। क्या उसके जो बादल होते हैं वो किस चीज के बने होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के बादल बने होते हैं। हमारे यहाँ जो बादल होता है वो कार्बन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे गैसों से मिलकर के बनता है। लेकिन जो वेनस है, वो जो प्लैनेट है, उसका जो क्लाउड है वो सल्फ्यूरिक एसिड का क्लाउड होता है। सल्फ्यूरिक एसिड पता है फॉर्मूला, H2SO4। याद रखिएगा, बार बार चीजों को लिखिएगा, इससे आपको जब जैसे जितना ज्यादा रिपीट होगा उतनी चीजें आपको मेमोराइज हो जाएंगी। नाउ मैंने लिविंग ऑर्गेनिज्म, आप खुद देखिए अपने बॉडी के अंदर क्या आपके जो आपका बॉडी है उसके अंदर पीएच का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आप जो खाना खाते हैं ना, तो जब खाना स्टमक में जाता है तो वहां पे एक एसिड रिलीज होता है, दैट इज HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसकी पीएच पता है कितने, 1 से लेकर 2 के बीच में होती है, 1.7 समथिंग उसकी पीएच होती है। सोचिए इतना स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे स्टमक में होता है, और अगर ये एसिड नहीं हुआ तो आप खाना डाइजेस्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि यही एसिड है जो खाने को काफी सॉल्युबल बनाता है, डाइजेस्टेबल बनाता है और ऑब्जर्वेबल बनाता है। So our stomach also produce acid, मैंने बता दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रेंज 1 to 2 ड्यूरिंग डाइजेशन। अच्छा, इंडाइजेशन, कभी कभी आप जाते हैं शादी में, बहुत ज्यादा खाना खा लिया, जब बहुत ज्यादा खाना खा लिया तो आपके स्टमक में बहुत ज्यादा एसिड प्रोड्यूस होगा। जब बहुत ज्यादा एसिड प्रोड्यूस होगा तो आपके स्टमक में इरिटेशन होगा, पेन होगा और आपको एसिडिटी हो जाएगी। ठीक है। तो इसको कम करने के लिए क्या करते हैं, देखिए ऑलरेडी आपने बहुत ज्यादा खाना खाने के बाद बहुत ज्यादा एसिड को रिलीज करा दिया है। जब बहुत ज्यादा एसिड को रिलीज करा दिया है तो अब उस चीज को खत्म करने के लिए, मैंने पहले बताया था, एसिड को खत्म करने के लिए हमें बेस को लाना पड़ेगा। तो हम बेस
अपने हम बेस को लेंगे, जैसे बेस को लेंगे तो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा और क्या बनाएगा प्रोडक्ट, सॉल्ट एंड वाटर। जो बेस हम ले रहे हैं अपने अंदर एसिडिटी को खत्म करने के लिए, उस बेस को हम एंटी एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटी एसिड। और एंटी एसिड में हो सकता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, वो अभी हम पढ़ेंगे एंटी एसिड्स के बारे में, वो आगे आएगा। व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकवर्ड, मैं बता दिया जो प्लांट होते हैं वो भी सॉइल में ग्रो कर रहे हैं तो एक नैरो पीएच में कर रहे हैं। पीएच बहुत ज्यादा या कम कर देंगे तो वो ग्रो नहीं करेगा। तो ये क्वेश्चन है, तो आपको पीएच क्या होना चाहिए? 5.5 से लेके 7 के बीच में सॉइल का पीएच होना चाहिए, तभी प्लांट ग्रो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। एंटी एसिड्स का मैंने बता दिया, वो बेस जो आपको एसिडिटी को खत्म करे। आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक एंटी एसिड है, और ये एक माइल्ड बेस है। माइल्ड बेस है मतलब ना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है ना ज्यादा वीक बेस है, बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक। मतलब आप देख लीजिए 7 से लेकर के 14 आपको बेस का रेंज होता है, मतलब ये आपको वही 10 के अप्रोच इसका पीएच होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है, विच आर द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। अभी बताया इंडाइजेशन हो गया तो उसको ट्रीट करने के लिए क्या आप देंगे? एंटी एसिड देंगे। क्या देंगे आप? एंटी एसिड, एक ही ऑप्शन है। अब याद रखिए यहाँ पे कुछ और टर्म्स है, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक और एंटीसेप्टिक। मैं बहुत ज्यादा ब्रीफ में नहीं जाऊंगा, बता देता हूँ। एंटीबायोटिक वैसे केमिकल्स को कहते हैं जो कि बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकता है। ठीक है। एनाल्जेसिक वो केमिकल्स जो कि आपको इस्तेमाल होता है बुखार या फीवर वगैरह कम करने के लिए, उसे एनाल्जेसिक कहते हैं। एंटीसेप्टिक वो केमिकल्स जो इस्तेमाल होते हैं आपको जिससे जख्म वखम हो जाता है, जैसे आपको सेवलॉन है, डिटॉल है, जो आपको बैक्टीरिया के ग्रोथ को या तो उसके ग्रोथ को रोक देता है या उसको मार देता है, वैसे केमिकल्स को हम एंटीसेप्टिक कहते हैं। ठीक है, तो ये इन तीनों मैंने ऐसे ब्रीफ में हल्का सा डेफिनेशन बता दिया, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक और एंटीसेप्टिक का। अच्छा, अगर पीएच बहुत ज्यादा चेंज होगा तो उसका आप जैसे आप कोई चीज है कोई चीज खा रहे हैं, उसका पीएच बहुत चेंज हो रहा है तो वो उसके आपके टूथ जो होता है, इनामेल होता है, उससे बहुत ज्यादा असर करता है। बेसिकली देखिए आप तो जो इनामेल होता है दांत के ऊपर का जो पोर्शन है, व्हाइट पोर्शन, उसे इनामेल कहते हैं। वो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी है, सबसे हार्डेस्ट, स्ट्रॉन्ग और हार्डेस्ट पार्ट है, और वो वाटर सॉल्युबल नहीं होता है। लेकिन अगर उस पर बार बार एसिड अगर आप उस पर डालिएगा तो वो कोरोड हो जाएगा, कोरोजन आ जाएगा, उसके जो सरफेस है वो रफ हो जाएंगे। सो पीएच चेंज कॉज ऑफ द टूथ डिके। जो टूथ डिके होता है, पीएच चेंज की वजह से टूथ डिके होना शुरू हो जाता है। टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन पीएच इज लेस देन 5। अगर आपके माउथ का पीएच 5.5 पीएच से कम है तो आपका जो टूथ है, इनामेल है, वो कोरेक्ट करने लगेगा, वो खराब होने लगेगा इनामेल। ठीक है, बेसिकली एसिड क्या करता है, इनामेल से रिएक्ट करके आपको उसके केमिकल रिएक्शन होने लगता है और वो कोरोड हो जाता है। टूथ इनामेल देखिए, ये एनसीईआरटी का कंटेंट है। टूथ इनामेल जो है वो बना हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से। ये आपको एक क्रिस्टलिन फॉर्म है कैल्शियम फॉस्फेट का। किसका? कैल्शियम फॉस्फेट का। हार्डेस्ट सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी मैंने बता दिया, डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर बता दिया, बट कोएक्ट्स व्हेन पीएच डिक्रीजेस, वो कोरोड करने लगता है जब पीएच 5.5 से कम होता है। बैक्टीरिया। अच्छा, एक और बात, अक्सर देखिएगा लोग इंडिया में तो उल्टा सिस्टम चलता है। ऐसे आप देखिए, जब भी आप खाना खाएं उसके बाद ब्रश करना कंपलसरी होता है और करना ही चाहिए। बेसिकली जब आप खाना खाते हैं तो आप जब खाना खत्म कर लेते हैं तो आपके माउथ में तो वैसे हमेशा बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जब आप खाना खत्म कर लेते हैं, खा लेते हैं, तो आपके माउथ के कुछ खाने के पार्टिकल्स आपके माउथ में रह जाते हैं, और जो बैक्टीरिया उस खाने के पार्टिकल्स पे जाकर रिएक्ट करके एसिड प्रोड्यूस करते हैं, और वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं तो आपके माउथ का जो रीजन है उसमें जब एसिड प्रोड्यूस होता है तो वो इनामेल को क्या करता है, डिग्रेड कर देता है। इसलिए हमेशा सजेशन दिया जाता है और डॉक्टर्स भी कहते हैं जब भी आप खाना खाएं उसके जस्ट बाद ब्रश करें, एटलीस्ट सुबह और शाम। सुबह नाश्ता से पहले ब्रश करें और रात को खाने के बाद भी ब्रश करें। 2 बार करें, अगर मुमकिन हो तो आप 3 बार भी कर सकते हैं, पर आप 2 बार एटलीस्ट करें। जब भी खाना खा ले उसके बाद ब्रश जरूर करें। और अगर आप कुछ चिकन उकन खा लें जिससे दांत में फंस जाता है तो आप कंपल्सरीली आप ब्रश करिए ताकि उस चीज को निकालिए। अदरवाइज जो फूड पार्टिकल्स रहेगा तो वो बैक्टीरिया उस पर रिएक्ट करेगा और वो एसिड प्रोड्यूस करेगा और इनामेल को खराब करेगा। So bacteria in our mouth present all the time and they produce acid by degradation of the food and sugar particles. Okay, मैंने डिस्कस कर दिया। Now self defense by animals and plants through chemical warfare. जैसे कि आप देखते हैं कि मधुमक्खी बी, उसका नाम सुना है, वो आप जब उसको छेड़ते हैं, उससे टच करते हैं तो आपको काट लेती है। जब काट लेती है तो आपके अंदर बहुत ज्यादा नहीं तो बर्निंग सेंसेशन सा फील होता है। बेसिकली क्या होता है, जो बीज होती है वो अपने डंक में, स्टिंग में कुछ एसिड रखते हैं और वो एसिड अब क्या कहते हैं, डिफेंस के तौर पे है वो, मतलब कि लोग उससे दूर रहे, उसके करीब ना जाए, एज अ डिफेंस मैकेनिज्म में वो इस्तेमाल करती है। तो आप क्या, तो ये कहना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो कि उनके बॉडी के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं, एसिड्स होते हैं या बेस होता है जो कि
उनको मदद करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने में, वो एज अ डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे बी स्टिंग है, एसिड्स है, जैसे कोई मधुमक्खी आपको काट लिया तो वहाँ पे काफी बर्निंग सेंसेशन होगा, वो स्वेल अप हो जाएगा, इसलिए आप मधुमक्खी के पास जाते नहीं है, तो मतलब वो डिफेंस का काम कर रहा है। रेमेडी क्या है? जाहिर सी बात है, जब बीज ने काट लिया तो एसिड है, मैंने बताया एसिड को खत्म करना तो बेस चाहिए। जब बेस चाहिए तो हमने कहा जहां भी मधुमक्खी काटती है तो वहाँ पे बेकिंग सोडा का पाउडर का सोल्यूशन ला करके लगा दीजिएगा, तो क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन करेगा, सॉल्ट बनेगा और जो बर्निंग सेंसेशन है वो खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक प्लांट स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल प्लांट लिप्स इंजेक्ट मिथेनोइक एसिड कॉजिंग द बर्निंग सेंसेशन एंड पेन। आपको एक प्लांट है जिसका स्टिंगिंग हेयर होता है, नेटल लिप्स, ये बेसिकली एक एसिड प्रोड्यूस करता है, मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड भी जब किसी बॉडी में अगर आप उस प्लांट को टच करेगा तो उसके जो हेयर्स हैं उसके सरफेस पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो आपके बॉडी के अंदर वो हल जाएगा, और जब हल जाएगा तो वो मिथेनोइक एसिड को रिलीज कर देगा और आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे पेन और बर्निंग सेंसेशन आएगा। ओके, सॉल्ट क्या है? सॉल्ट बताया, सॉल्ट कैसे बनता है पहले बता दिया, एसिड और बेस का रिएक्शन होता है, सॉल्ट एंड वाटर बनता है। तो सॉल्ट, तो कोई भी सॉल्ट होगा तो किस चीज से बना होगा, एसिड से बना होगा या बेस से बना होगा। फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, यहाँ पे मैंने इसको सॉल्ट्स का नाम लिख रखे हैं। तो हर सॉल्ट एसिड और बेस से बना है। यहाँ पे देखिए पोटेशियम सल्फेट, तो पोटेशियम सल्फेट है तो आपको सल्फेट पार्ट और पोटेशियम, तो पोटेशियम पार्ट जो है वो आपको बेस से आया, या आपको आगे प्रैक्टिस हो जाएगा कि ये कौन सा बेस है कौन सा सॉल्ट है। SO4 देखिए तो आप समझे वहाँ पे एसिड है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, और KOH आपको बेस है। सोडियम सल्फेट है, आपको सोडियम सल्फेट है, SO4 फिर है तो यहाँ फिर से H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से बना होगा, और NaOH बेस से बना होगा। फिर कैल्शियम सल्फेट है, फिर यहाँ पे आपको सेम है, H2SO4 से बना है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ये बना है। मैग्नीशियम सल्फेट है तो ये आपको बना होगा फिर से ये H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से बना है। फिर ये आपको कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट है तो फिर ये सेम है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और कॉपर हाइड्रोक्साइड। NaCl है तो आपको ये NaCl आपको पता है, NaCl आपको कैसे बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन होता है तो NaCl प्लस वाटर बनता है। तो यहाँ पे क्लोरीन है, ये आपको एसिड से आया है HCl से, और सोडियम जो है वो आया है आपको NaOH से। Na2 सोडियम नाइट्रेट है, यहाँ सोडियम नाइट्रेट है तो यहाँ पे सोडियम देखिए ये बेस है NaOH और HNO3 नाइट्रिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट, यहाँ सोडियम है तो ये NaOH और कार्बोनेट है, इसका एसिडिक फॉर्म क्या होगा, कार्बोनिक HCO3। यहाँ कुछ मुझे एरर है मैं देख लूंगा, कार्बोनिक एसिड होता है ये। अमोनियम क्लोराइड है सेम, यहाँ पे HCl और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस है, इससे बना है, ठीक है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड H2CO3, ठीक है। तो सॉल्ट एसिड और बेस से मिलकर बना है। मैंने कुछ सॉल्ट का एग्जांपल, ये एनसीईआरटी का सॉल्ट है, मैंने इसका एग्जांपल लिख दिया, और किस किस एसिड और बेस से बना है मैंने वो भी लिख दिया है। नेक्स्ट देखिए, एक चीज याद रखिए, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, अगर कोई सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना है तो उसका पीएच हमेशा 7 होगा। कितना होगा, न्यूट्रल होगा। अगर किसी भी सॉल्ट का पीएच 7 आता है तो हमेशा याद रखिएगा वो किस चीज से बना होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड से और स्ट्रॉन्ग बेस से। अगर किसी सॉल्ट का पीएच 7 से कम आता है मतलब एसिडिक सॉल्ट है, तो इसका मतलब याद रखिएगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना है। अगर किसी का पीएच 7 से ज्यादा आता है तो याद रखिएगा वो बेसिक सॉल्ट है, और दिमाग में आपको आ जाना चाहिए कि वो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बना है। उसी चीज को मैंने स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा हुआ है। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस हैज pH 7, okay? For example, NaCl salt is made by sodium hydroxide and hydrochloric acid. Both of these are strong base and strong base and acid respectively. If salt is made of strong acid and weak base, the pH will be less than 7. Example, ammonium chloride made by ammonium hydroxide, ये आपको weak base है, and hydrochloric acid strong base है। तो जो salt होगा वो acidic salt होगा। तो ये है acidic salt, ठीक है। ये है आपको neutral salt, ठीक है। If a salt is made of strong base and weak acid, the pH will be more than 7. ये है आपको basic salt, इसे हम क्या कहेंगे, basic salt कहेंगे। For example,
सोडियम एसीटेट, आपको सोडियम एसीटेट बना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये स्ट्रॉन्ग बेस है, और एसिटिक एसिड वीक एसिड है, ठीक है। नाउ प्रोसीड। केमिकल्स ऑफ कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट आप याद रखिएगा NaCl को कहते हैं, आगे लिखा भी है मैंने। HCl का जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करते हैं तो क्या मिलता है, NaCl और H2O। ये पहले मैंने एक्सरसाइज में भी कराया है और यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है। NaCl को कॉमन सॉल्ट कहते हैं, ये इस्तेमाल होता है खाना में, खाना जो हमारे घर में खाना पकता है, खाना बनता है, उसमें NaCl का इस्तेमाल होता है, और इसको टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, ठीक है। NaCl बेसिकली क्या है, ये आपको सॉल्ट है और ये हमारे डेली लाइफ में इस्तेमाल होता है, इसे कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं। जो घर में नमक होता है ना, जो आप लाते हैं टाटा का ये वगैरह वगैरह, तो वो NaCl ही होता है। नाउ सी वाटर, क्या, समुद्री पानी। आप जानते हैं सी वाटर वो सॉल्टी होता है, उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है, ठीक है। सी वाटर में बहुत तरह के सॉल्ट होते हैं, बहुत मैग्नीशियम सल्फेट या आपको कैल्शियम क्लोराइड या बहुत अलग अलग तरह के उसमें सॉल्ट पाए जाते हैं। तो सी वाटर में NaCl भी पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड। आप सुनते भी होंगे कि समुद्री पानी तो काफ़ी खारा होता है, आई मीन बीटर होता है, काफ़ी नमकीन होता है, सॉल्टी होता है। तो सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट। NaCl जो होता है वो सी वाटर से ही निकाला जाता है। डिपॉजिट्स ऑफ सॉलिड सॉल्ट्स फाउंड इन वाटर, जो समुंदर होता है उसमें बहुत बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, वह सॉल्ट्स के अलग अलग सॉल्ट्स के पहाड़ होते हैं, ठीक है। डिपॉजिट्स ऑफ सॉलिड सॉल्ट्स फाउंड इन सी वाटर। सॉलिड सॉल्ट्स आर ब्राउन इन कलर ड्यू टू इम्प्योरिटीज। जो सॉलिड सॉल्ट होते हैं, मतलब जो पानी के अंदर जो पहाड़ है नमक का, वो उनका कलर ब्राउन कलर का होता है। वो ब्राउन कलर क्यों होता है, क्योंकि उनके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज भी होती हैं, मतलब सॉल्ट के अलावा कुछ और भी चीज़ें केमिकल्स उसके साथ जुड़ी हुई होती है। नेक्स्ट, ऑल्सो कॉल्ड रॉक सॉल्ट, और इन सी वाटर सॉल्ट, सी वाटर सॉल्ट जो होता है उसको रॉक सॉल्ट भी कहते हैं, ठीक है। Beds of rock salts were formed when seas of by ages dried up। अब समंदर है, उसमें पहाड़ है पानी का, अब क्या हुआ, अचानक से समंदर सूख गया। समंदर तो उससे नहीं सूखेगा, आप सपोज करिए कोई छोटा मोटा नदी है, लेक है, वो सूख गया। जैसे सूख गया तो जो आपको सॉल्ट है जिसकी पहाड़ थी तो वो तो विजिबल हो जाएगी। जब विजिबल हो जाएगी तो आपको उससे हम क्या करते हैं, सॉल्ट को एक्सट्रैक्ट करते हैं, सॉल्ट को निकालते हैं। रॉक सॉल्ट्स माइंड लाइक कोयल, जैसे आप कोयला का खदान देखे है ना, तो वैसे ही आपको नमक का भी खदान होता है, जहाँ से लोग नमक निकालते हैं, उसका बहुत बड़ा पहाड़ होता है, उससे नमक निकालते हैं। आप डायग्राम में देखिए ना, ये जो डायग्राम है ये एक रॉक सॉल्ट का है, ये समुंदर से ये एक पत्थर निकाला गया है जो कि सॉल्ट है और इसमें NaCl होता है। तो ऐसे बहुत सारे आपको गूगल पे जाइएगा तो आपको डायग्राम्स मिल जाएंगे। तो हम क्या सी वाटर पढ़ते हैं, सी वाटर कंटेन्स सी सॉल्ट्स। वो सॉल्ट जो होते हैं वो एज अ हिल फॉर्म में होते हैं, माउंटेन फॉर्म में होते हैं, ठीक है। उसमें उससे NaCl निकाला जाता है, उसमें इम्प्योरिटीज होती हैं और इसको बनने में काफ़ी साल लगता है। और इसे हम माइन करते हैं, खुदाई करते हैं, जैसे हम कोयला का खुदाई करते हैं वैसे ही हम सॉल्ट माइनिंग भी करते हैं। नेक्स्ट, कॉमन सॉल्ट NaCl। आप देखिए NaCl घर में इस्तेमाल होता है, पता है NaCl ही बहुत इंपॉर्टेंट एज अ रिएक्टेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है, रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल होता है। जैसे आपने सुना है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बहुत शुरू से पढ़ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड है, जिसको कॉमन नेम भी है, उसका कॉमन नेम है कॉस्टिक सोडा। क्या कॉमन नेम है उसका, कॉस्टिक सोडा, है ना। NaOH वैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, इसका नाम है, कॉमन नेम है बेकिंग सोडा, जो घर में इस्तेमाल होता है पाउडर, बेकिंग पाउडर, तो उसमें बेकिंग सोडा भी होता है। अच्छा याद रखिएगा, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दो अलग अलग चीजें हैं। बेकिंग सोडा के अंदर जब कुछ चीज मिलाते हैं तो बेकिंग पाउडर बनता है, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। फिर है वॉशिंग सोडा, ये आपको इस्तेमाल होता है साबुन वाबुन में इस्तेमाल होता है, सोडियम कार्बोनेट। फिर है ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर ब्लीच करने के लिए आप मार्केट कोई चीज, कोई कपड़ा लेकर जाते हैं, उससे ब्लीचिंग कराते हैं, उसे कलर वाला चढ़ाते हैं, कलर उतरवाते हैं, तो ब्लीचिंग, तो उसमें जो पाउडर इस्तेमाल होता है उसे ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। उसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaOCl2, ठीक है। आपके लेवल पे ब्लीचिंग पाउडर का थोड़ा सा जो केमिकल फार्मूला है वो थोड़ा सा जब हाई एजुकेशन में जाएगा तो उसको अच्छे से बताया जाएगा, थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन होता है, पर आपके लेवल पे NCERT ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला CaOCl2 लिखती है। कॉस्टिक सोडा आप देख सकते हैं डायग्राम में, ऐसे सॉलिड लाइक स्ट्रक्चर होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। कॉस्टिक मैंने बताया ना, NaCl जो है सोडियम क्लोराइड है, ये आपको रॉ मटेरियल का काम करता है किस किस चीज को बनने के लिए, कॉस्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड ब्लीचिंग पाउडर। अब कॉस्टिक सोडा के बारे में हम पढ़ेंगे। तो एक चीज याद रखिएगा, ब्राइन सॉल्यूशन किसे कहते हैं,
जब NaCl को पानी मिलाते हैं और जो सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन मिलता है उसे हम ब्राइन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राइन कहते हैं। इसे अब याद रखिएगा। कॉस्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते कैसे हैं? जो ब्राइन सॉल्यूशन है NaCl प्लस वाटर है उसको इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। एक चीज याद रखिएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस मैंने पहले जिक्र किया है इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में। अभी इलेक्ट्रोलाइसिस को अगर ऐसे याद रखना चाहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है तो याद रखिए, इलेक्ट्रिसिटी लाइसिस टूटना, टू ब्रेक। जब किसी चीज को हम तोड़ देते हैं, उसे ब्रेकआउट कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी पास करके, तो उसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। हम यहाँ क्या करते हैं, NaCl वाटर सॉल्यूशन को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, तो NaCl को क्या करते हैं, वो ब्रेकआउट कर देता है और क्या बनता है, हमें क्लोरीन गैस मिलता है, हाइड्रोजन गैस मिलता है और आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस है जिससे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर कर रहे हैं, इसका एक पार्टिकुलर नेम है जिसको हम कहते हैं क्लोर अल्कली। क्या कहते हैं? क्लोर अल्कली। और क्लोर अल्कली क्यों कहते हैं? क्योंकि इस रिएक्शन के दरमियान हमें क्लोरीन गैस मिल रहा होता है और अल्कली, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक अल्कली है, एक बेस है जो वाटर सोल्यूबल है, उसे अल्कली कहते हैं। तो इसलिए एक अल्कली और क्लोरीन गैस मिल रहा है, इसे हम क्लोर अल्कली प्रोसेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोर अल्कली प्रोसेस। मैंने बता दिया, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस क्लोरीन प्रोड्यूसेस एस्केप्ड एंड द सॉल्यूशन कंटेन्स कॉस्टिक सोडा। क्लोरीन इज प्रोड्यूस। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइसिस का जो सेटअप होता है, आप यहाँ पे मैं एक बार इलेक्ट्रोलाइसिस का सेटअप बता दूं। इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक इलेक्ट्रोड को कैथोड कहते हैं, एक इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं। जो एनोड होता है, जो पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोड होता है, आपने उससे हम एनोड कहते हैं। जो निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है उसे कैथोड कहते हैं। ठीक है, ये पूरा सेटअप देख लीजिए आप यहाँ सेटअप देखिए आपको कैसे कॉस्टिक सोडा बनाया जाता है। आप देखिए यहाँ पे ये जो ऊपर दिखा, आप यहाँ पे ब्राउन सॉल्यूशन यहाँ पे देख रहे हैं, NaCl एक्वस, ये ब्राउन सॉल्यूशन हम यहाँ पे डाल रहे हैं। डायरेक्शन देख लीजिए, हम इसमें ब्राउन सॉल्यूशन डाल रहे हैं। ये आपको दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं, ये इलेक्ट्रोड है, ये दूसरा इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड से ये। ठीक है, अब जब ब्राउन सॉल्यूशन इलेक्ट्रोड है और ये देखिए ये आपको एक बैटरी है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? बैटरी। और इस बैटरी का काम क्या होगा? ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा तो ये जो ब्राउन सॉल्यूशन आ रहा है, ये यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होंगे। ये जो आपको ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होंगे, और जब केमिकल रिएक्शन होंगे तो NaCl टूटेगा और देखिए यहाँ पे क्लोरीन गैस यहाँ पे बाहर निकल रहा है और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा है। और जो ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में क्या रह जाएगा? NaOH रह जाएगा और ये पास आउट हो रहा है। ब्राइन कंटेनिंग NaOH, मतलब इसमें NaCl एक्वस भी है प्लस NaOH भी है। ठीक है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स फ्रॉम, तो जो ऊपर मैंने लिख रखा है कि क्लोरीन जो होता है वो एनोड होता है। यहाँ पे इस वाले पोर्शन में देखिए एनोड वाला रीजन है, यहाँ पे क्लोरीन बन रहा है। कैथोड वाले रीजन पे हाइड्रोजन बन रहा है और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज प्रोड्यूस्ड एट कैथोड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन यहाँ पे बनता है एनोड पे, इस रीजन में सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इस रीजन में बन रहा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, कॉस्टिक सोडा का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? सोप मेकिंग, साबुन बनाने में। रेयन मेकिंग, रेयन क्या है? एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रेयन, एक जैसे कॉटन या अलग अलग फैब्रिक्स आते हैं ना, वैसे रेयन एक फैब्रिक होता है जो कि आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होता है, उसमें इस्तेमाल होता है। तो टेक्सटाइल रेयन बनाने में कॉस्टिक सोडा NaOH का इस्तेमाल होता है। पेपर प्रोडक्ट्स दैट एक्सप्लोर्ट्स डाइज इन पेट्रोलियम, पेपर जो आप पढ़ते हैं कि कॉपी किताब, उसके पेपर्स बनाने में कॉस्टिक सोडा का इस्तेमाल होता है। प्रोडक्ट्स दैट एक्सप्लोड, मतलब जो बम बनाते हैं या कोई विस्फोटक चीज हम बनाते हैं, तो बम जैसी चीजों में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल होता है। डाई कहते हैं पिगमेंट्स को। आप पिगमेंट्स जैसे कि आप कोई चीज़ डाई कराते हैं, क्लोथ्स को डाई कराते हैं या हेयर डाई कराते हैं, उनके जो पिगमेंट्स होते हैं उसको भी उसमें भी आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का उसमें इस्तेमाल होता है बनाने में। पेट्रोलियम, जो आप पेट्रोल डीजल ये सब देखते हैं, पेट्रोलियम होता है, क्रूड ऑयल होता है, उससे पेट्रोलियम मतलब उससे अलग अलग चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करने में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल होता है। नाउ नेक्स्ट, ब्लीचिंग पाउडर। मैंने बता दिया ब्लीचिंग पाउडर, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaOCl2। आपको ब्लीचिंग पाउडर में जो मेन चीज़ होता है वो होता है क्लोरीन गैस।
कोलिन गैस का इस्तेमाल होता है जिससे ब्लीचिंग पाउडर बनती है। सो कोलिन गैस आपको यूज फॉर मेकिंग ब्लीचिंग पाउडर। कैसे बनता है? कोलिन गैस को यहाँ प्रिपरेशन दे रखा है। कोलिन गैस को ड्राई सिलिकॉन लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को सिलिकॉन लाइम कहते हैं। ड्राई सिलिकॉन लाइम से जब कोलिन गैस को रिएक्शन कराते हैं तो हमको क्या ऑब्टेन होता है? ब्लीचिंग पाउडर ऑब्टेन होता है। बहुत अंदर नहीं जाना है इसके बारे में, वो आपको नेक्स्ट हायर क्लासेस में आपको बताया जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का कहाँ कहाँ यूज होता है? इन ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनेंस, इन टेक्सटाइल कॉटन और लिनेंस होता है उसमें ब्लीचिंग का इस्तेमाल होता है। इन ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, वुड पल्प होता है जिसमें पेपर अलग अलग डिफरेंट कलर्स का पेपर बनाते हैं, उसमें भी ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल होता है। वॉश्ड क्लोथ्स इन लॉन्ड्रीज, जो आपको जैसे कोई दाग लग जाता है तो उसकी ब्लीच की जाती है, जो आप जो ड्राई क्लीनर्स में आप ले कर देते हैं ना कपड़ों को, तो वहाँ पे ब्लीच का इस्तेमाल होता है। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मैंने बताया था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजेशन बताया था और रिडक्शन बताया था, पर वहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट मैंने नहीं बताया था। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिल्कुल ऐसा है कि वो जो किसी को ऑक्सीडाइज कर दे उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, जो किसी को रिड्यूस कर दे उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। मतलब जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ये हमेशा याद रखिएगा, वो आगे नेक्स्ट मेटल्स नॉन मेटल्स में मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो ब्लीचिंग पाउडर को एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं, मतलब किसी को ऑक्सीडाइज कर देता है, मतलब ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है इन केमिकल इंडस्ट्री। अगला है टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, जो पानी होता है उसमें कीटाणु को मारने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल होता है। आप तो देखते हैं जब स्टेशन जाते होंगे तो ब्लीचिंग पाउडर व्हाइट कलर का जो पाउडर होता है, देखिए जहाँ गंदगी होता है वहाँ डाला जाता है, तो वो आपको बैक्टीरिया को मारने के लिए भी इस्तेमाल होता है, और पानी में भी जर्म्स है उसको मारने में इस्तेमाल होता है। आप देख लीजिए ब्लीचिंग पाउडर यहाँ पे दिखा रखा है हमने ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, ये आपको व्हाइट कलर का होता है। यहाँ देखिए एक कपड़ा है, टी शर्ट है, उसका ब्लीच किया गया है, उसे कलर चढ़ाया गया है, ब्लीचिंग किया गया है। आगे है बेकिंग सोडा। क्या है नेक्स्ट? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आपको घर में इस्तेमाल होता है, जिसका केमिकल फॉर्मूला है NaHCO3। क्या है? NaOH CO3, बेकिंग सोडा। ये आपको इस्तेमाल होता है जैसे आप पकौड़ा, कोई आपकी माँ जो है वो कोई पकौड़ा या पकौड़ी, हम लोग तो पकौड़ी बोलते हैं, पकौड़ा, उसको क्रिस्पी और क्या बोलते हैं टेस्टी बनाने के लिए हम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला बेकिंग सोडा मैंने लिख दिया। इसको NaHCO3 को हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। ये माइल्ड नॉन कोहेसिव बेसिक सॉल्ट है, ठीक है। प्रिपरेशन इसको कैसे बनाया जाता है? NaCl और वाटर का रिएक्शन NaCl, यहाँ देखिए अगेन NaCl, मैं NaCl का इस्तेमाल सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में भी हुआ था। NaCl का इस्तेमाल आपको ब्लीचिंग पाउडर में बनाने के लिए होता है। NaCl का इस्तेमाल अब किस में हो रहा है? बेकिंग सोडा में भी हो रहा है। NaCl का रिएक्शन वाटर CO2 और अमोनिया, इसका रिएक्शन क्या था? तो अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑब्टेन होता है। आप इस केमिकल रिएक्शन को रिमेंबर कर लीजिएगा, रिमेंबर दिस, ठीक है। अब देखिए बेकिंग सोडा है, अब इसको जैसे आप हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? ये वाशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड आपको ऑब्टेन होता है। तो बेकिंग सोडा को अगर हीट करते हैं, आप क्या करते हैं? हीट का सिंबल ऐसे होता है, आप हीट करते हैं तो आपको ऑब्टेन का सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। अब है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर क्या होता है? देखिए बेकिंग सोडा के अंदर हम कुछ एसिड्स को ऐड करते हैं, जैसे टार्टेरिक एसिड हो गया, किस लिए? टेस्ट के लिए या स्मेल के लिए, मतलब बेसिकली टेस्ट के लिए जब हम ऐड करते हैं बेकिंग सोडा के अंदर किसी एसिड को, फॉर एग्जांपल टार्टेरिक एसिड को, तो ये जो कंपोजिशन है बेकिंग सोडा प्लस एसिड, ये दोनों मिलाकर क्या बनाते हैं? बेकिंग पाउडर बनाते हैं, ओके। बेकिंग पाउडर जब पानी से रिएक्शन करेगा तो देखिए ये है बेकिंग सोडा, और H+ आयन कहां से आया है? H+ आयन आया है आपको एसिड से, जैसे टार्टेरिक एसिड या कोई भी एसिड हो वो H+ आयन करेगा, और इसको हमने पानी में रिएक्शन कराया है तो आपको देखिए CO2 गैस, H2O लिक्विड और सोडियम सॉल्ट एसिड हमको ऑब्टेन हुआ है। ये एक सॉल्ट होता है, आपको यहाँ पे इसका केमिकल फॉर्मूला नहीं जानना है, वो हायर क्लासेस में आपको बताया जाएगा। Here in the above reaction, carbon dioxide release cause the bread or cake to rise, making them soft and spongy। आप देखते हैं, आप जब गुलगुल्ला हो गया या आप कोई केक हो गया या कोई चीज़ छानने वाले अगर बनाते हैं आप, तो अब देखिए आपकी माँ जो होती है उसमें बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करती है। जब बेकिंग पाउडर क्या करता है? उसमें मिक्स हो जाता है, और उसमें क्या होता है? जब बेकिंग पाउडर का
आपको वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो जो आटा होता है या जिस चीज़ में अपने बेकिंग सोडा है उसको पफी स्पॉन्जी बना देता है, काफ़ी गुलगुला टाइप का हो जाता है वो। बेसिकली जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है ना, तो जब वो रास्ता ढूंढती है तो वो क्या करता है, जिस चीज़ में मिलाया गया उसमें वो छोटे छोटे होल्स बना देता है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा स्पॉन्जी हो जाता है। इंग्रेडिएंट्स इन एंटासिड, एंटासिड बताया था वो बेस जो कि हमारे एसिडिटी को खत्म करने के लिए इस्तेमाल होता है, उसे एंटासिड कहते हैं। तो बेकिंग सोडा का इस्तेमाल एज अ एंटासिड होता है, और यहाँ पे लिख लीजिए आप यूज। तो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर बताया, ये बेसिकली इस्तेमाल होता है आग को बुझाने के लिए, तो इसमें भी बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं हम। अब है वॉशिंग सोडा, क्या है अब वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे .10H2O ये एक क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म है। जब किसी कंपाउंड में आप वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एज अ फॉर्मूला के तौर पे, जैसे मैं खड़ा हूँ, मेरे साथ दो लोग और खड़े रह सकते हैं एज अगर मतलब मैं डिफाइन ही तब होऊंगा जब मेरे साथ दो और लोग होंगे, तब एक एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है। तो वैसे ही कुछ कुछ कंपाउंड के साथ एक फिक्स अमाउंट का वाटर मॉलिक्यूल हमेशा उसके साथ जुड़ा हुआ होगा, लेकिन आपको कोई पता नहीं चलेगा, वो मतलब गीला वेट आपको फील नहीं होगा, लेकिन वो क्रिस्टल फॉर्म में दिखेगा, लेकिन उसके जो कंपाउंड्स है उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने सीड्स को देखा, सीड के अंदर पानी मॉइस्चर होता है, पर आपको ही पता नहीं, आपको लगेगा जो बीज है, जो सीड है वो काफी सूखा हुआ है, पर उसमें एहसास नहीं होगा आपको कि उसमें पानी है, लेकिन उसके अंदर भी पानी मॉइस्चर होता है, ठीक है। इन द सेम में बहुत सारे कंपाउंड होते हैं जिनको आप टच करेगा तो आपको लगेगा काफी सूखा है, लेकिन ऐसा नहीं है, उसके अंदर भी कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स, उस फिक्स अमाउंट के वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होता है। जैसे यहाँ पे है वॉशिंग सोडा है, तो वहाँ पे 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर अटैच्ड विद द सोडियम कार्बोनेट। तो ये आपको एग्जैक्ट सही फॉर्मूला है वॉशिंग सोडा का, Na2CO3.10H2O। बेसिकली आप बेकिंग सोडा NaCO3 को जब हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है, ठीक है, और सोडियम कार्बोनेट का रिक्रिस्टलाइजेशन, क्या चीज, रिक्रिस्टलाइजेशन, यहाँ पे दिखने है, अब दिख रहा है आपको, सोडियम कार्बोनेट का रिक्रिस्टलाइजेशन होता है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल से ऐड होता है उसमें, तो आपको कंपाउंड बनाता है Na2CO3.10H2O, ठीक है। ये जो सॉल्ट है ये बेसिक सॉल्ट है, ठीक है, और इट इज यूज इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस, ऐसे इंडस्ट्रीज में हम इस सॉल्ट का इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल कहाँ का, यूज कहाँ का होता है, मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कॉम्प्लेक्स लाइक बोरैक्स। बोरैक्स क्या है ये आपको हाई एजुकेशन में बताया जाएगा, बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया जाएगा, इसका स्ट्रक्चर लिखा जाएगा। यहाँ पे याद रखिए कि बोरैक्स एक सोडियम कंपाउंड है, मतलब इस बोरैक्स का जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है उसमें सोडियम होता है, और इसके बोरैक्स बनाने में हम आपको सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं। क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक, घरों में जो साफ सुथरा चीज की जाती है, जैसे घर खुद के बदन को साफ करना या रूम को साफ करना, तो वहाँ भी वॉशिंग सोडा मतलब सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल होता है। रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, देखिए पानी जो होता है, आप ये भी आपको हाई एजुकेशन में यहाँ पे सिंपली बता देता हूँ कि पानी दो तरह का होता है, एक होता है सॉफ्ट वाटर, एक होता है हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर हार्ड वाटर बेसिकली डिपेंड करता है कि उसमें किस तरह का सॉल्ट उसमें डिसॉल्व है। तो जो आपको हार्ड वाटर है, उस हार्ड वाटर में जो सॉल्ट डिसॉल्व है उसको रिमूव करने में, जब उसे रिमूव कर देते हैं तो वो सॉफ्ट वाटर हो जाता है, या ये यूँ समझिए वाटर क्लीन करने में जो आपको हार्ड वाटर है उसके केमिकल्स को रिमूव करने के लिए हम सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं। तो सॉफ्ट वाटर हार्ड वाटर क्या होता है, सॉफ्ट वाटर हार्ड वाटर बेसिकली है कि उसमें किस तरह के सॉल्ट डिसॉल्व है, और वो किस तरह का सॉल्ट होते हैं वो आपको हाई एजुकेशन में बताया जाएगा। आपको सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल होता है ग्लास बनाने में, साबुन बनाने में, और पेपर इंडस्ट्रीज में भी इसका इस्तेमाल होता है। ये कुछ पॉइंट्स है जो सीबीएसई आपको एग्जाम के दरमियान पूछ सकती है, ये भी याद रखिएगा। मैंने भी बताया ना सोडियम कार्बोनेट और 10H2O, उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स होता है। तो आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स आर रियली ड्राई, क्या वो बहुत सूखे हुए होते हैं क्या उसके क्रिस्टल्स? तो इसका एक एक्सपेरिमेंट है। तो एक्सपेरिमेंट क्या है कि आप एक बीकर ले लीजिए, ठीक है, इसमें ले लीजिए कॉपर सल्फेट, क्या ले लीजिए इसमें, ये क्रिस्टल है, और ये पता है आपको कैसा कलर होगा, ये होगा ब्लू कलर।
जैसे आप इसको हीट करेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाता है और ये कुछ व्हाइट कलर का हो जाता है। कैसा हो जाता है? व्हाइट कलर का हो जाता है। अभी भी इसका फॉर्मूला है कॉपर सल्फेट, लेकिन जो कॉपर सल्फेट फॉर्मूला है अब ये देखिए ये ब्लू कलर नहीं रहा। तो बेसिकली क्या, जब हमने हीट किया तो इसमें से H2O रिलीज हो गया, एस्केप हो गया गैस के फॉर्म में। ये बर्नर है, ठीक है, ये बर्नर है, हमने हीट किया है कॉपर सल्फेट। अब ये कॉपर सल्फेट है, लेकिन अब यहाँ पे ये कलरलेस हो गया। तो जो कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल है वो ब्लू कलर का था। मतलब वो ब्लू कलर का था इसलिए था क्योंकि उसमें 5 मॉलिक्यूल्स आपको वाटर के उसमें अटैच था। जैसे हमने उसको हीट किया तो उसके जो वाटर वेपर्स है वो निकल जाते हैं। जैसे वाटर वेपर्स निकलता है तो जो ब्लू कलर है वो डिसअपियर हो जाता है और वो कलरलेस हो जाता है, व्हाइट कलर पाउडर के फॉर्म में हो जाता है। यहाँ पे हमने ये जाना कि क्रिस्टल्स जो होते हैं के अंदर हर कंपाउंड जो होता है उसके फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होता है। जब उसे हीट करते हैं तो पानी निकल जाती है और वो अपना कलर चेंज कर देता है। फिर जो आपको कलरलेस दिखाई दे रहा है ऊपर, आप देखिए जो कलरलेस दिखाई दे रहा है, इसके अंदर अगर आप फिर से पानी डालिएगा तो फिर वो पानी ऑब्जर्व करेगा। जैसे पानी ऑब्जर्व करेगा तो फिर से वो क्या हो जाएगा, आपको जो ब्लू कलर है वैसा हो जाएगा, ठीक है। सो व्हेन क्रिस्टलाइजेशन इज द वाटर क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट। एक सॉल्ट का मॉलिक्यूल लीजिए, उसके अंदर जो फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होता है उसे हम वाटर क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाटर क्रिस्टलाइजेशन। कुछ एग्जांपल्स देखिए। कॉपर सल्फेट, आपको इसमें 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होते हैं। सोडियम कार्बोनेट, आपको इसमें 10 मॉलिक्यूल होते हैं। जिप्सम, अभी हम पढ़ेंगे जिप्सम के बारे में, इसमें 2 मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। देखिए जिप्सम, कैल्शियम जिप्सम, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट .2H2O, ठीक है, नीचे भी लिखा हुआ है। इसको जब आप हीट करते हैं, क्या कहते हैं? हीट करते हैं तो आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस POP मिलता है। क्या मिलता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है कैल्शियम सल्फेट CaSO4.2H2O। जब इसे हीट करते हैं तो इसका पानी निकल जाता है, और पानी जब निकल जाता है तो आपको जो फॉर्मूला मिलता है वो मिलता है CaSO4.2H2O। ये आपको है वो जिप्सम चेंज हो जाता है POP में, प्लास्टर ऑफ पेरिस में। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है फॉर्मूला, और ये कैसा ऑप्शन होता है? जिप्सम को हीट करने पे। इसका केमिकल फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, और इसका इस्तेमाल क्या होता है वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में POP, ये तो घर में भी आप देखते हैं POP इस्तेमाल होता है। आपके जो छत है सीलिंग से उसको, या किसी खिलौना को बनाने में, जैसे देखते हैं आप व्हाइट कलर चूना से जो बनाया जाता है, आपको बहुत अच्छे अच्छे मूर्ति बनाई जाती है, कोई टॉयज बनाई जाती है, तो उसमें किस चीज़ का इस्तेमाल होता है? POP का इस्तेमाल होता है। या आपको वॉल को पेंट करने में POP का इस्तेमाल किया जाता है। तो POP, और डॉक्टर्स होते हैं, जैसे आप जाइएगा टूट गया, आप डॉक्टर के पास गए, आप ध्यान से देखिएगा, वहाँ पे एक पाउडर के फॉर्म में एक सब्सटेंस होता है, उसे पानी मिलाता है। पानी मिलाने के बाद वो आपके हैंड पे वो आपका प्लास्टर कर देता है। वो जो प्लास्टर है, जो वो व्हाइट पाउडर है, वो बेसिकली क्या है? वो POP है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं, कोई चीज़ फ्रैक्चर हो गई है उसे एक लोकेशन में रखने के लिए POP का इस्तेमाल होता है। बेसिकली होता है क्या कि जब POP में पानी, आप जब POP पाउडर जब पानी मिला देते हैं तो वो काफ़ी एक हार्ड स्ट्रक्चर डेवलप कर लेता है, जिससे आपका जो जहाँ भी आपका कोई चीज़, जैसे यहाँ पे मेरा हाथ टूटा हुआ है तो यहाँ पे POP का प्लास्टर हो जाएगा। तो जब प्लास्टर हो जाएगा तो कुछ वक्त के बाद वो काफ़ी हार्ड हो जाएगा, इसलिए वो मूव नहीं होगा। तो इसीलिए हमें राइट पोजिशन में हमारा रिकवरी, हमारा जो बोन टूटा हुआ है वो मूव नहीं करेगा और वो स्टेबल बना करके रखेगा, ठीक है। ये व्हाइट पाउडर होता है, डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं फ्रैक्चर्स बोन को राइट पोजीशन में रखने के लिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब पानी मिलाते हैं तो ऑप्शन होता है जिप्सम। जिप्सम इज हार्ड है, जिप्सम को हीट करिएगा तो POP ऑप्शन होगा। POP में अगर आप पानी, जो व्हाइट पाउडर से पानी नहीं होता तो जिप्सम आपको ऑप्टेन होगा। POP का देखिए फॉर्मूला मैंने लिखा है कैल्शियम सल्फेट .1/2H2O, इसमें हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो ये बनता है कैल्शियम सल्फेट .2H2O। प्लास्टर पेरिस का इस्तेमाल कहाँ होता है? मेकिंग टॉयज, मटेरियल्स ऑफ डेकोरेशन, सजावट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मेकिंग सरफेस स्मूथ, किसी सरफेस को स्मूथ बनाना है तो वहाँ भी POP का इस्तेमाल होता है।
क्वेश्चन है फाइंड आउट व्हाई इज द कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेट कॉल्ड पीओपी। आखिर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेट को पीओपी क्यों कहते हैं? बेसिकली होता क्या है कि जो कॉपर सल्फेट है उसके साथ देखिए बेसिकली होता ये है कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ कॉपर सल्फेट के साथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अटैच होता है। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अटैच होता है, 2 के साथ 1 मॉलिक्यूल है तो 1 के साथ हाफ मॉलिक्यूल है। कभी भी हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं है। बेसिकली वहां पे क्या है 2 मॉलिक्यूल, मतलब कि अगर ये सपोज करिए पीओपी का पहला कंपाउंड है और ये दूसरा कंपाउंड है, इनके साथ 1 वाटर होगा, ठीक है, 1 वाटर होगा तो मैं इसे सिंगली लिख सकता हूँ कि 1 वाटर के साथ पानी का कितना शेयर होगा, ये होगा POP डॉट हाफ H2O। इसका ये मतलब बिल्कुल मत निकालिएगा कि हाफ H2O मतलब वाटर मॉलिक्यूल का आधा मॉलिक्यूल, जी नहीं। बेसिकली 2 POP मिल करके 1 वाटर को शेयर करते हैं, तो जब 1 वाटर मॉलिक्यूल को शेयर करते हैं तो 1 का अगर 1 का हिस्सा निकालिएगा तो आधा मॉलिक्यूल हुआ, ठीक है। इसीलिए कॉपर सल्फेट जो होता है वो हेमीहाइड्रेटेड कहते हैं, ठीक है। हेमीहाइड्रेटेड, हेमी मतलब होता है हाफ H2O, हेमीहाइड्रेटेड होता है POP, हेमीहाइड्रेटेड होता है। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, ये POP का एग्जांपल है जो घर में आपने देखा होगा, ये वॉशिंग सोडा का एग्जांपल है जो सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। ये आपको चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया। अब मैं आपको आपने क्या लर्न किया मैं आपको विद इन 2 मिनट्स और 5 मिनट्स में आपको एलाबोरेट कर देता हूँ। पहला पॉइंट है एसिड बेस इंडिकेटर्स आर डाइज और द मिक्सचर ऑफ डाइज व्हिच आर यूज्ड टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स एट बेस। एसिड बेस इंडिकेटर्स कुछ के सब्सटेंसेस होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं आपको ये रिकॉग्नाइज करने में कोई चीज एसिड है या बेस है, कैसे अपने उस सब्सटेंस वो खुद अपना कलर चेंज कर लेता है अपने कंसंट्रेशन और स्ट्रेंथ ऑफ द सब्सटेंस के, एसिड और बेस सब्सटेंस के हिसाब से, ठीक है। तो एसिड इंडिकेटर इंडिकेट्स अस वेदर द फॉलोइंग इज द एसिड्स और बेस। एसिडिक नेचर ऑफ सब्सटेंस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ H+ आयन इन सॉल्यूशन। कोई सब्सटेंस एसिडिक क्यों है? क्योंकि जब उसे किसी सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो H+ आयन को रिलीज करता है, उसे एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक सब्सटेंस कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ OH- आयन, हाइड्रोक्साइड आयन इन सॉल्यूशन इज रिस्पांसिबल फॉर द बेसिक नेचर ऑफ अ सब्सटेंस। अगर हाइड्रोक्साइड आयन बन रहा है किसी सब्सटेंस को पानी या किसी सॉल्यूशन में मिलाने पे, तो हम कहेंगे वो जो सब्सटेंस है वो बेसिक नेचर है। When an acid reacts with a metal, hydrogen gas is evolved and corresponding salt is formed. जब भी हम किसी एसिड को मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपको वहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा और एक सॉल्ट बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ जिंक प्लस HCl, ये आपको बनता है ZnCl2 प्लस H2 गैस। तो यहाँ ZnCl2 जो जिंक क्लोराइड है ये एक सॉल्ट है, ठीक है। अब देखिए when a base reacts with a metal along with the evolution of hydrogen gas, a salt is formed which has a negative ion composed of the metal oxygen। जब किसी बेस का हम मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें वहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है और एक सॉल्ट बनता है जो कि नेगेटिव आयन का होता है, और वो जो नेगेटिव आयन है वो कंपोज्ड होगा मेटल और ऑक्सीजन का। When an acid reacts with metal carbonate or metal hydrogen carbonate, it gives the corresponding salt, carbon dioxide gas एंड वाटर। जब भी किसी मेटल कार्बोनेट जैसे सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका हम रिएक्शन एसिड के साथ करते हैं तो वहाँ पे 3 चीज़ मिलती है, याद रखिएगा। वो मिलती है आपको वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सॉल्ट, ठीक है। एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन रिस्पेक्टिवली। कोई सॉल्यूशन है, एक आपने बीकर लिया, उसमें आपने सॉल्ट मिलाया, जब आप उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस का पूरा सेटअप जो मैंने बता रखा है, इलेक्ट्रोड लगाया और जब आप उसमें करंट पास करेंगे तो करंट पास हो जाती है। तो करंट पास बेसिकली होती किसकी वजह से? आयंस। जो आपने एसिड या कोई भी सॉल्ट डाला है तो वो टूट करके आयंस में टूटेंगे, या तो H+ आयन में या OH- आयन में। जब वो टूटेंगे तो वो हेल्प करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में, ठीक है। Acidic and basic solution in water conduct electricity because they produces hydrogen and hydroxide and respect. Okay, the strength of an acid or alkali can be tested by using the scale called pH scale. कोई भी एसिड कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है या कितना वीक एसिड है ये कैसे पता चलता है? ये आपको pH स्केल से पता चलता है। pH स्केल पे आपको दिखा दिया गया है कि ये कलर आएगा तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, अगर इससे कम कलर आएगा, फेडेड कलर आएगा तो वीक एसिड होगा। तो pH स्केल में बहुत रेड अगर आता है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ होता है, अगर लाइट रेड आता है तो वीक एसिड का। वो आपको pH स्केल पे वहाँ मेंशन होता है कि अगर आप इस चीज़ को, अगर ऐसा कलर पे होता है तो इसका रेंज ये होगा एंड समथिंग लाइक दिस। नेक्स्ट है which gives the measure of the hydrogen ion concentration। तो pH स्केल पे पता बेसिकली अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड बता रहा है, pH स्केल बता रहा है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, हमें क्या इंडायरेक्टली क्या पता चलता है कि वो H+ आयन बहुत जल्दी रिलीज करेगा, वो आपको जल्दी डिसोसिएट हो जाता होगा, ठीक है।
न्यूट्रल सॉल्यूशन हैज pH of exactly 7 हमें पता है, while an acidic solution है pH less than 7 ये भी पता है, and basic solution has pH more than 7। न्यूट्रल है 7 pH होगा, 7 से कम pH है अगर तो एसिडिक होगा, 7 से ज़्यादा pH है तो बेसिक होगा। लिविंग बीइंग्स कैरी आउट देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज विद एन ऑप्टिमल pH। मैंने बता दिया कि हमारे बॉडी के अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है वो एक फिक्स और ऑप्टिमल pH के अंदर ही होता है। अगर pH ऊपर आगे पीछे करिएगा तो हमारे बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन जिसे मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं या मेटाबोलाइट्स कहते हैं वो आपको चेंज हो जाएगा। मिक्सिंग कंसंट्रेटेड एसिड्स और बेसेस विद वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। याद रखिएगा जब भी किसी एसिड या बेस को पानी के अंदर मिलाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है, उससे काफ़ी हीट एनर्जी निकलती है और बहुत सावधानी से हमें कभी भी एसिड या बेस को पानी के अंदर मिलाना चाहिए। पहले और एक और बात मैंने पहले बता रखा है, कभी भी आप एसिड में पानी को नहीं मिला सकते हैं, कभी पानी के अंदर एसिड को मिला सकते हैं। वो मैंने क्यों कि इसका क्या रीज़न है, क्योंकि वो एक्सप्लोड हो सकता है, फट सकता है, इसलिए ऐसा करते हैं हम। एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइज ईच अदर टू फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट एंड वाटर। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। जब भी एसिड्स और बेस का रिएक्शन करते हैं तो हमें सॉल्ट एंड वाटर मिलता है, ठीक है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसे कहते हैं, किसी भी कंपाउंड के साथ जो फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होता है उसके साथ, उसे हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट में देखा था 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होता है, सोडियम कार्बोनेट में 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होता है, तो वैसे और जिप्सम में आपको कैल्शियम सल्फेट डॉट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होता है। सॉल्ट्स हैव वेरियस यूजेस इन एवरीडे लाइफ एंड इन इंडस्ट्रीज। नमक का बहुत जगह अलग अलग काम होता है। हमारे पहले तो हमारे घर में खाना बनाने के लिए होता है, सॉल्ट का इस्तेमाल हम पिकल्स अचार के भी रखने के लिए करते हैं, ठीक है। ये आपको ओवरव्यू है, आप एक लेक्चर को अच्छे से देखिए, कोई चीज़ अगर आप डाउट है तो आप आस्क कर सकते हैं और अपना आप एक बार एनसीईआरटी को रीड आउट कर लीजिए और जितना हो सके आप कोशिश करिए कि जो फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला है या एसिड्स और जो बेसिस स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड्स है, इनका नाम याद कर लीजिए। और जो लास्ट के है वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, कॉस्टिक सोडा और ब्लीचिंग पाउडर, इसके केमिकल फॉर्मूला याद रखिएगा, कैसे बनाया जाता है ये याद रखिएगा क्योंकि एनसीईआरटी ये पूछती है। और डू योर बेस्ट, वर्क हार्ड एंड चीज़ों को विजुलाइज कर करके याद रखो, देखो अपने आसपास कैसे कैसे हो रहा है एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।